नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में जो ये साल है अब इसका अंत होते होते चुनावी आहट और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दिसंबर का महीना ऐसा लग रहा है काफी हलचल भरा होने वाला है। एक तो कांग्रेस की ओर से पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है, जन आक्रोश रैलियां जगह जगह की जानी है, पूरे हरियाणा भर में वो होनी है, उसके लिए एक पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। कांग्रेस कितनी एकजुट होकर के इस तरह के कार्यक्रम करती है वो देखना होगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो की ड्यूटी है वो लगी है नेताओं की, मंत्रियों की। खुद मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल से जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जो लोगों को जो उपलब्धियां बताने के लिए जो कार्यक्रम होने हैं अलग अलग जगह पर, उसकी जानकारी मिलेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से कार्यक्रम चल रहे हैं। संदीप पाठक अभी हरियाणा आए थे और बताया जा रहा था किस तरह से संगठन विस्तार और दूसरी चीजें होनी है। इनेलो की ओर से भी अपने अपने समय पर बात की जा रही है। आने वाला महीना सियासत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, लेकिन जो दो बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, एक तो बीजेपी का, दूसरी ओर कांग्रेस का, इसके बाद मूड कैसा बनेगा उसको समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सभी पार्टियां जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी हुई हैं। वहीं संगठन को मजबूत करने लग गई है। नेता जनता के बीच जाकर आगामी चुनाव की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। वहीं प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस ने चुनावी अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, जिसकी शुरुआत अगले महीने से होने वाली है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत प्रदेश के कई बड़े चेहरे अब 2 महीने तक फील्ड में नजर आने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से रैलियों को लेकर शेड्यूल भी तय कर लिया गया है। कांग्रेस पानीपत के इसराना से चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। 3 दिसंबर को इसराना में जन आक्रोश रैली, 17 दिसंबर को झज्जर में, 24 दिसंबर को किसान मजदूर जन आक्रोश नाम की रैली सिरसा में निकाली जाएगी। 25 दिसंबर को सफीदो, 31 दिसंबर को होडल और 7 जनवरी को लाडवा में रैली की जाएगी। कांग्रेस द्वारा रैलियों की सूची जारी करने के बाद बीजेपी भी कल से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज करने जा रही है, जिसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद से करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहले से ही जनसंवाद के जरिए जनता के बीच पहुंचकर उनकी फरियाद को सुन रहे हैं और पिछले 9 सालों के कामों को गिनवा भी रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के अलावा इस बार अपने वादों के पिटारों को लेकर आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार करने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 11,000 पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई। 2024 चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है। पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी चल रहा है और कोई भी पार्टी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से और निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। नेहा जी, जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, कल आपका कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम इसे बताया जा रहा है। ये जो आपका कार्यक्रम है विकसित, जो संकल्प रैली आप बता रहे हैं, विकसित भारत रैली, और दूसरी ओर जो बात की जा रही है कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश रैली, इन दोनों के बीच में एक तरह से मुकाबला भी होगा, तुलना भी होगी। प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आप जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से 6223 गांव में ये यात्रा हमारी पहुंचेगी। 60 दिन तक हरियाणा का शेड्यूल बना है। 60 डेज तक ये यात्रा हरियाणा के हर कस्बे, हर गांव, हर शहर, हर जिले में ये पहुंचेगी और वहां पर उपस्थित सभी पार्टी के केंद्र के जो कार्य हो चुके हैं और जो हरियाणा के सरकार के जो कार्य रहे हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। लाभार्थियों से बातचीत होगी और जो छूट गए हैं साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट जो है उनको उसकी सुविधाएं दी जाएंगी। ये हमारी इस यात्रा का स्वरूप है। जहां तक बात है जन आक्रोश रैली का कांग्रेस जो करने जा रही है, मुझे लगता है पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश रैली उन्हें रखनी चाहिए और सबसे पहले कार्यकर्ताओं को आपसी से बिठाने के लिए, आपसी समरसता करने के लिए एक विषय में तो मुझे लगता है कि बाद में सोचा जाएगा।
और अभी अगर जनता के विषय में ये ऐसा कुछ करने भी जा रहे हैं तो उनका हक है, अधिकार है, वो कर सकते हैं। इसका भी जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी नेहा जी, मैं आऊंगा। आपके नेटवर्क में थोड़ी समस्या है, उसे आप एक बार दिखाएं। आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बार बार फ्रीज होता है। मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। वेद प्रकाश जी, जन आक्रोश का शेड्यूल हमारे सामने आया, जो हमने दर्शकों को भी बताया है। भाजपा जो विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम करने जा रही है, और भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम भी हैं, इनेलो के भी हैं, लेकिन ये दो कार्यक्रम ऐसा लग रहा है मतलब बिल्कुल लगभग आसपास है, तो इन दोनों की चर्चा भी होगी और इनके बीच में तुलना भी होगी। आपको, बहन नेहा जी को, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई निवान शर्मा जी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं, कांग्रेस पार्टी तो अपने दम पर और अपने कार्यकर्ताओं पर के दम पर रैली कर रही है। भाजपा पार्टी की कोई रैली नहीं हो रही। जो अपने आप को सबसे बड़ी विश्व की पार्टी कहती है, धंधा सेठों की दलाल, विश्व की भारत की सबसे अमीर पार्टी है, उसकी हालत यह हो गई कि उसे चुनावी तैयारी करने के लिए सरकारी खजाने से सरकारी रैलियां करनी पड़ रही हैं। यह भाजपा की रैली नहीं है, यह सरकार के अफसरों द्वारा की जाने वाली रैली है। हरियाणा में इसके नोडल अधिकारी डीजीपी है और विभिन्न जिलों के अंदर डीसी, एडीसी, एसडीएम और अधिकारी कर्मचारी, सरकारी अमला भीड़ इकट्ठी करेगा, सरकारी पैसों पर भीड़ इकट्ठी होगी और भाजपा नेता जाकर केवल भाषण पे लेंगे। इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की इतनी राजनीतिक ताकत आज नहीं बची कि अपने दम पर राजनीतिक कार्यक्रम कर सकें। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी अनैतिकता हो रही है। 76 साल में आज तक कभी नहीं हुआ कि चुनाव से ठीक पहले 24 जनवरी तक पूरे देश के अंदर सरकारी रैलियां हो रही हैं, सरकार के स्तर पर भाजपा का प्रचार हो रहा है, जबकि 24 जनवरी के ठीक 15 दिन बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तैयारी सरकारी अफसर और सरकारी मशीनरी करेंगे। यह है भाजपा की वास्तविक स्थिति कि भाजपा के नेता मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं और उनको पता हो गया कांग्रेस और इंडिया अलायंस गठबंधन के सामने वो टिकने वाले नहीं। अब आइए आप कांग्रेस की, अब आपने कांग्रेस की रैलियों का शेड्यूल कर दिया। हम तो पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारी तो कोई नई रैलियां नहीं है, हमारी तो लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं। हमने पूरे लोकसभा क्षेत्र कवर कर लिए, पूरे जिलों की रैलियां कर ली, स्टेट की रैलियां कर ली। आप हमारी रैलियां और भाजपा की रैलियों की तुलना कर ले, आपके सामने वीडियो है, आपको पता चल जाएगा। एक तरफ जनता खुद आ रही है, जनता के पैसे से, जनता के समर्थन से रैलियां हो रही हैं, और एक तरफ सरकारी रैलियां नेता आ रहे हैं क्या? नहीं, जवाब दे रहा हूं ना, पुलिस संगीनों के सायों में हो रही है। तो नहीं विद्रोही, आप विस्तार से बता देते हैं। बहुत आपने विस्तार से बताया, आपने कहा जनता आ रही है, चलिए ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूँ नेता आ रहे हैं क्या? मैं उस पर ही आ रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं हमारी रैलियों से बीजेपी की तुलना मत कीजिए। अब आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, जहां जहां रैली होगी नेता आएंगे। हाँ। और देखिए, कांग्रेस की जो शैली है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चुनाव से पहले, चुनाव घोषणा से पहले हम कोई कैडर आधारित पार्टी नहीं है, हम जान आंदोलन, ये तो आप हर बार बताते हैं। हमारी पार्टी का स्वरूप ही यही है। मैं सर वही बात तो बताऊंगा ना जो पार्टी का स्वरूप होगा। इसलिए नेता रैली करें, कुछ भी अलग अलग करें, इकट्ठे करें, इससे कांग्रेस की तैयारियों पर कोई असर नहीं होने वाला। शैलजा जी कह रही है कि मैं सबको न्योता दूंगी, और हुड्डा जी कह रहे हैं मैं पर्सनल प्रोग्राम में जाता नहीं हूं। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, नेता इकट्ठे होंगे क्या? जरूर होंगे साहब, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। उस कल का इंतजार रहेगा मुझे। ठीक है, आगे बात, फिर आता हूं। मेरा आपसे केवल इतना ही कहना है कि कांग्रेस जब भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी लोकसभा की, एकजुटता से लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। जैसे हिमाचल में लड़े, कर्नाटक में लड़े, राजस्थान में लड़ रहे हैं, तेलंगाना में लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लग रहे हैं, मिजोरम में लड़ रहे हैं, उसी तर्ज पर हरियाणा पर भी मिलकर। हरियाणा कुछ अलग लगता है ना। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, मिलकर लड़ेंगे। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी,
पब्लिक बहुत आ रही है कांग्रेस के कार्यक्रम में, इसलिए तुलना मत कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात कहूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो लगभग 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा 7 महीने तक निकालने का काम किया, उस यात्रा से जन जन तक पहुंचने का कार्यक्रम अभय सिंह चौटाला जी का रहा। लोगों से मिले, उनकी दर्द को, उनकी पीड़ा को जानने का प्रयास किया गया, जिससे लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद अभय सिंह चौटाला को देने का काम किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देने का काम किया। इसी की नकल करके अब भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हरियाणा के जो प्रोग्राम है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नकल करके की जा रही है। और दुर्भाग्य की बात ये हो रही है कि ये कोई पार्टी की रैली नहीं है, ये सरकारी रैली बनाने का काम है। जिस प्रकार से बिनोई जी ने अभी बिल्कुल एक बात स्पष्ट करने का काम किया, मैं इसको दोहरा करके इसमें जाया नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये पार्टी की रैली है, ये सरकार की रैली है, ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। यदि पार्टी की रैली है तो सरकारी तंत्र को इसको दूर करना चाहिए। पहले भी जो रैलियां की थी सारी की सारी प्राइवेट बसें और तो गवर्नमेंट की बसों को भी जबरन रोक करके अपने कार्यकर्ताओं को दे करके लोगों को पेशानी उठाने के लिए मजबूर करने का काम किया था। सरकार को इतना ज्यादा नजायज सरकारी तंत्र का नहीं उठाना चाहिए। अगर इनमें दम है तो अपने स्तर पर रैलियां करके दिखाएं, डीसी और एसपी का सहारा ना ले। इनकी जमीन खिसक चुकी है। ये करके रैली के माध्यम से हम जो है ना अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम करेंगे। ये क्या बताएंगे जनता को जाकर के, वाह भाई वाह हरियाणा के लोगों, हमने हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया है, बजाओ ताली। फिर ये कहेंगे भ्रष्टाचार में हमारा प्रदेश नंबर 1 बन गया है, बजाओ ताली। फिर कहेंगे आज हरियाणा प्रदेश कहेंगे लोग जो है ना परेशान है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, बजाओ ताली। अरे भाई ऐसे कैसे आपको तालियां मिलेगी? तो ये जो है ना अपनी नाकामी को आने के लिए सरकारी का सहारा लेकर के जनता के बीच में दोबारा से बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने कांग्रेस शुरू करने के लिए मुझे कहा था, सॉरी मैं बाद में कांग्रेस को ले रहा हूँ। अब कांग्रेस में उलझन में था तो मैंने धीरे धीरे सोचा मैं कांग्रेस की बात, मैं भूपेंद्र हुड्डा की बात करूं या कुमारी शैलजा की बात करूं, क्योंकि तीनों अलग है, तीनों एक नहीं। कांग्रेस की तो बात करें, कांग्रेस कोई प्रोग्राम नहीं कर रही। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा जरूर हमने अपनी जगह कुछ रैलियां रखी हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा का अपना व्यक्तिगत प्रोग्राम है, वो क्या करते हैं कैसे करते हैं। कुछ गिने चुने लोग हर इलाके में थोड़े थोड़े वर्कर हैं, हर जगह उन्हीं को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं को वहां मजबूर कर रखा है। लोगों को हर रोज कहीं ना कहीं कोने में बुला लेते हैं और दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमने रैली कर दी है। दूसरी बात, अभी शैलजा जी ने प्रोग्राम रखते हैं, मैं हर मौके में जाऊंगी और हर एक को निमंत्रण भी दूंगी। और हुड्डा जी कहते हैं कि पर्सनल प्रोग्राम में नहीं जाते, शैलजा जी कहते हैं कि हम पर्सनल प्रोग्रामों में नहीं जाते। हमें देखना ये भूपेंद्र हुड्डा क्या करते हैं, शैलजा जी क्या करते हैं, भाजपा क्या करती है और आम आदमी पार्टी क्या करती है। आम आदमी निवान जी में बताना चाहूंगा, देना चाहूंगा एक निवान जी के लिए बात कहना चाहूंगा कि ये निवान जी कह रहे कि 11,000 पदाधिकारियों को शपथ दिलवाने का काम किया, तो पंजाब के प्रधान क्यों लगा रहे हो हरियाणा प्रदेश में? भाई अगर इतने ही कर की टीम आपके पास है, दूसरे राज्यों में उनके पास नेता हैं तो लग रहे हैं। ऐसे राज्य के नेता जो हरियाणा को पानी पी पी करके कोसते हैं, ऐसे नेता कहते हैं हरियाणा के विद्यार्थियों को पीयू में एडमिशन नहीं लेने देंगे, ऐसे नेता कहते हैं कि हरियाणा को हम अपना सेक्रेटरिएट नहीं बनाने देंगे, ऐसे नेता कहते हैं कि पानी की एक बूंद हरियाणा को नहीं देंगे। उन नेताओं को हमारा प्रभारी बना रहे हो भाई। ठीक है, क्यों हमारे जड़े छिड़कने का काम ठीक है, कर रहे हो? विस्तार से आगे रेणु जी बात अब मैं जवाब लेता हूँ जी। का काम करो जी। निवान जी बोलिए। सर बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जो करंट पॉलिटिकल कंडीशन है हरियाणा की, वो या देश की आप बात कर लीजिए, 2024 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होने वाला है हरियाणा के लिहाज से भी और देश के लिहाज से भी। ऐसा 19 में भी कहा गया था। देखिए, हर चुनाव इंपॉर्टेंट होता है, कहा जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन 2024 जो है वो निर्णायक क्यों है, क्या डिफरेंस है? 10 साल हम एक ऐसी पार्टी को दे चुके हैं जिसने हमें एक सुनहरे भविष्य की गारंटी दी थी, जिन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं,
जिन्होंने ये बोला था कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, जिन्होंने बोला था हमारा जीडीपी 10% से पार होने वाला है, जिन्होंने बोला था कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, जिन्होंने कहा था हम विकसित देश बनने वाले हैं, जिन्होंने कहा था दुनिया का नंबर 1 देश बनने वाले, ये सब बातें कही गई, जिन्होंने कहा काला धन आ जाएगा तो हमारे हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा। अगर इनका जो एक गुब्बारा है पॉलिटिकल वो हटा दीजिए साइड में, और इनकी जो एक्सीलेंट जो इनकी टेक्निक ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है जो ये कर रहे हैं अभी विद्रोही जी ने बताया किस तरह से सरकारी तंत्र का मिसयूज कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है जो ये करते हैं, इसके अंदर ये ब्रिलियंट हैं। अगर इनकी ये ब्रिलियंट इवेंट मैनेजमेंट और इनकी ये जो पॉलिटिकल गुब्बारा ये बना देते हैं, ये हटा दीजिए। 2014 को, 2019 को और 2024 को आप कंपेयर कर लीजिए, ग्राउंड पे आप बताइए क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन आया, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन आया, क्या आज भी टूटी गलियां एक मुद्दा नहीं है, क्या आज भी टूटे हुए जर्जर हालत में अस्पताल मुद्दा नहीं है, क्या आज भी किसान 1 रुपए किलो में टमाटर बेचता है और जनता को 100 रुपए किलो खरीदना पड़ता है सरकारी बद इंतजामी की वजह से, क्या आज भी 7 लाख मीट्रिक टन नहीं खराब हो जाती? ये तो पॉलिटिकल नहीं, ये एक स्पीच हो गई। मैं कंप्लीट कर रहा हूं सर, एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा और पॉलिटिकल जो गुब्बारा बनाते हैं उसमें एक्सपर्ट हैं, लेकिन ग्राउंड पे 2014 में जहां देश खड़ा था 2024 में भी हरियाणा में आपकी तैयारी, एक जल्दी से जवाब दीजिएगा। और जो विजेंद्र रेड्डी जी ने कहा कि आप पंजाब के नेताओं को यहां प्रभारी बना रहे हैं, इस पर उनकी आपत्ति है, इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर देखिए, हरियाणा की तैयारी की बात करें तो हम एक बहुत ही साइंटिफिक पार्टी हैं। हम जिस स्टेट में भी गंभीरता से और फुल स्ट्रेंथ से चुनाव लड़ते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम इस समय संगठन में 100% डेडिकेशन से लगे हुए हैं, जैसा हमने पंजाब में किया था, सेम प्रोसेस हम हरियाणा में लगा रहे हैं। पंजाब में दिल्ली के प्रभारी लगे थे, अब पंजाब में हमारे पास अच्छे नेता और अच्छा कार्डर और अच्छे वॉलंटियर्स हमारे पास हैं, तो हम उनका एक्सपीरियंस यूज करने के लिए हरियाणा में उन्हें एज अ साथी यूज कर रहे हैं। उसमें मेरे हिसाब से कोई आपत्ति होने वाली बात नहीं है। और पंजाब से 5 गुना ताकत से हम हरियाणा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं। नेहा धवन भाई, आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी मशीनरी का, ये आरोप है आप पर। जी, सरकार के जितने भी काम हैं वो उन कामों को तो निरंतर हम लोग चला रहे हैं, चाहे चुनावी वर्ष हो चाहे कुछ हो। हमने ये नहीं देखा, हमने पहले दिन से काम करना शुरू किया। चाहे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, वो दिन में 2 घंटे सोते हैं और बाकी टाइम काम करते हैं, ये आप उनकी कार्यप्रणाली दिनचर्या अच्छे से जानते हैं। उसी तरह से हमारे हरियाणा प्रांत में भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी निरंतर अपने काम में व्यस्त हैं और वो एक दिन भी छुट्टी पर नहीं रहे। और हमने कभी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं किया। निवान जी बहुत ज्यादा ये बात हमारे लिए, हमारे ऊपर थोप रहे थे, विजेंद्र रेड्डी जी ने भी कही और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी कही। लेकिन निवान जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि पंजाब पुलिस का किस तरह से गलत इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए किया था, वो सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल होता है, ना कि ये सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल। मैडम, सीबीआई और ईडीआई का दुरुपयोग। रुकिए, एक एक करके और सरकार के उन कामों में, सरकारी उन कामों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार के साथ खड़ा होकर जन जन तक वहाँ जो हमारी जो पॉलिसीज रही हैं, जनता को जो लाभ पहुंचा है, वो उस लाभ को बताने के लिए हमारे कार्यकर्ता सरकार के इस कार्यक्रम में साथ खड़े हैं। ये कोई पार्टी सरकार की प्रिविलेज नहीं ले रही है, ये सरकारी काम में कार्यकर्ता अपना दिन रात अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर, अपनी मेहनत लगाकर जनता के लिए उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के समय में और आईएनएलडी के समय में किस तरह से सरकारी तंत्र का और गैर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल होता था, जिस दादागिरी से कांग्रेस और आईएनएलडी ने सरकार चलाई, हरियाणा की जनता उससे वाकिफ है। आप भी जानते हैं वरुण जी, आपने भी वो समय देखा है और रेड्डी साहब ने भी देखा है जब आईएनएलडी और कांग्रेस की चुनावी रैलियां होती थी। सरकारी तंत्र छोड़िए, जो प्राइवेट स्कूल थे, प्राइवेट कॉलेजेस थे, उनको भी धमकी भरी फोन जाते सरकारी तंत्र प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेलो का संगठन अपने आप में हम अपने चुनावी जो काम है, जो पार्टी के काम है, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है, अपना काम करते हैं और अपने खून पसीने की कमाई को लगाते हैं। सरकारी तंत्र का कोई इस्तेमाल किसी प्रकार से
गलत। जन आक्रोश रैली आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेगी? बिल्कुल नहीं वरुण जी, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो कांग्रेस जिस पॉलिसी पर चलती है वो पॉलिसी जनहित में नहीं है, ये हरियाणा की जनता जानती है। निवान जी की बात पर एक और बात कहूंगी कि वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी साइंटिफिक पार्टी है। साइंटिफिक चीजें कई बार गलत साबित होती हैं, विज्ञान भी कई जगह पर फेल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक भावनात्मक पार्टी है जो जनता की भावनाओं के साथ जुड़ी है, देश हित की भावनाओं के साथ जुड़ी है, राष्ट्र हित की भावनाओं के साथ जुड़ी है। हम जनता की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करते। जिस तरह से कांग्रेस और आईएनएलडी ने जनता की भावनाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ किया, जातिवाद की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, परिवारवाद की बात की, क्षेत्रवाद की बात की, हमने तो हर घर में लाभ पहुंचाया है। आज हम हर जिले तक, हर विधानसभा तक, हर गांव तक, हर पंचायत तक क्यों पहुंच रहे हैं? ठीक है। अगर सरकारी तंत्र ने काम नहीं किया होता तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती जनता तक जाने की। अगर आज हम जन जन तक पहुंचेंगे तो हमारे पास में वो पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा है जो हमने जनता के लिए किया ठीक है नेहा जी, कॉन्फिडेंस के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जी ठीक है नेहा जी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बात यह है कि देखिए आपके कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं, आप लगातार बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात होती है एक सर्वसम्मति जैसे माहौल की, उसमें बार बार अभाव दिखता है। अभी रेणु जी भी जिस तरीके से बता रहे थे, चीजें कभी तो बदलेंगी। वरुण जी, मैं नेहा जी की एक बात पर टिप्पणी करते हुए आपकी बात का तुरंत जवाब दूंगा जी। देखिए, चुनावों के अंदर कभी सरकारी मशीनरी न तो आज तक किसी दल ने न किसी सरकार ने तैयारी के लिए प्रयोग की है जैसे भाजपा कर रही है। और दूसरी बात, अगर भाजपा इतनी लोकप्रिय होती तो डीसी, एसपी, डीजी, एसडीएम, बीडीओ और पटवारियों से रैली नहीं करवाती, अपने दम पर गांवों में जाते और अपनी उपलब्धियां बताते। वो उनके अंदर ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि भाजपा नेतृत्व ने खुद हार स्वीकार कर ली कि हम अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अगली बात आपने पूछी कांग्रेस की सर्वसम्मति की। देखिए, कांग्रेस के अंदर सदैव ही सर्वसम्मति रहती है। जब तक हाईकमांड कोई निर्णय नहीं कर लेता तब तक हो रहा है, वहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सरकारी जी नहीं, कार्यकर्ता मैडम नेहा जी कार्यकर्ता काम करते। मैंने तो अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में चुनाव से 2.5 महीने पहले कभी भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा न तो रैली करने का सुना है न देखा है। भाई, आपका अनुभव ज्यादा होगा हमसे, आप बड़े ज्ञानी लोग हैं, आपने अगर कोई देखा सुना हो तो प्रमाण के साथ कह दीजिए। आपने केवल बसों की बात की है, ठीक है, मैं मानता हूं। प्राइवेट स्कूलों की बात सुन लीजिए ना, मैं आपकी तरह गपोड़े नहीं मारता, असत्य नहीं बोलता। सरकारी निजी बसों को सुन लीजिए। अब आप एक मिनट मैं आपकी बात का सीधा जवाब दे रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाह रही। निजी बसों का, प्राइवेट स्कूलों की, कॉलेज की बसों का किराए पर, सहमति पर, डीजल पर सभी राजनीतिक दल हरियाणा के, चाहे भाजपा सत्ता में रही, आप सुनने को तैयार नहीं, यही बताता कि आपके पास कहने को कुछ है ही नहीं। हम तो आपके बीच में नहीं बोले, हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई प्रयोग होता रहा है। मैं भाजपा की रैली दिखा देता हूं, मैं इनेलो की रैली दिखाता हूं, चाहे सत्ता पे रही हो चाहे विपक्ष में रहे हो, और चाहे आपकी वर्तमान रैलियां दिखा देता हूं जिसमें प्राइवेट स्कूलों की इनकी बसें जाती थी। हरियाणा के अंदर रोडवेज की बसें कांग्रेस ने कभी भी अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रयोग नहीं की। उसका नया प्रयोग आपने शुरू किया है। अभी आपकी पलवल में रैली हुई थी, मेरे रेवाड़ी से सैकड़ों बस गई, गुड़गांव से गई, नूह से गई और हरियाणा से गई, यात्री परेशान रहे। आप खबरें आ रही है, आप जिस तरह नंगा दुरुपयोग करते कोई नहीं करता। अच्छा विद्रोही जी, अच्छा मेरा एक सवाल है ना, ले लीजिए एक छोटा सवाल, 1 मिनट। मेरा सवाल है कि जो शासन का मूल सिद्धांत है, क्या वो ये नहीं कहता कि जो योजनाओं की पूर्ति है उसके लिए लोक सेवक जो है वो नीचे तक जाए? शासन का मूल सिद्धांत ये कहता है कि लोक सेवक रूटीन के अंदर अपना काम करें। शासन का मूल सिद्धांत ये नहीं कहता कि चुनाव की तैयारी लोक सेवक करें। ये आप वरुण जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाई मैं तो पूछ रहा हूं,
बिल्कुल ये नगद दुरुपयोग है। चुनाव से 2.5 महीने पहले कभी लोक सेवकों का प्रयोग नहीं हुआ, 24 जनवरी तक प्रयोग होगा, सेना का भी प्रयोग होगा, आप देखिए राष्ट्रपति का भी प्रयोग होगा, उपराष्ट्रपति का भी प्रयोग होगा, राज्यपाल का भी प्रयोग होगा। ठीक है, ये कितना, ये तो फासिज्म है भाई, ये तो फासिज्म है, नौकरशाही का राजनीतिकरण कर रहे हैं आपने। हाँ जी, जवाब दीजिए, फिर आगे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा सब, मैं तो फिर टाइम नहीं लेता, मेरे बीच में नहीं बोलती, मैं सीधा आपके सवाल पर अब ये फिर बीच में। एक सेकंड, अगर वरुण जी ये बीच में नहीं टपकते नहीं, मैं तो अपनी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात में खत्म भी कर देता अब तक। अब कर दीजिए। आपने कहा, मैं कर ही रहा हूं, आपने कहा सर्वसम्मति की। देखिए कांग्रेस के अंदर जब हाईकमांड निर्देश देता है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, तुरंत सर्वसम्मति बन जाती है। और जब तक चुनाव घोषित नहीं होते, मैं बड़े स्पष्ट रूप से बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, वर्षों से कांग्रेस का यही चलन रहा है, यही ढर्रा रहा है, और इसी तरह कांग्रेस चल रही थी और आगे भी इसी तरह चले। चल ठीक है, नियाजी एक रिएक्शन जल्दी से, मुझे विजेंद्र जी के पास जाना है। आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। प्रकाश जी, ये तो वेद प्रकाश जी मान ही चुके हैं कि हम लोग गैर सरकारी संस्थानों को भी तंग करना से बाज नहीं आए। हमने उनके भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया पार्टी के कार्यक्रमों में। ये तो उन्होंने आपकी स्क्रीन पर ही, आपकी लाइव डिबेट में ही मान लिया है। अब आप ये देखिए, बात कर रहे हैं सरकारी तंत्र का इस्तेमाल की। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कार्यकर्ता तो पार्टी की रैली में कभी टोल फ्री कर भी नहीं पहुंचे। हमारे सभी कार्यकर्ता तो टोल भी भर के जाते हैं। आप मुझे एक रैली गिनवा दीजिए कांग्रेस की और आईएनएलडी के समय की जिसमें टोल फ्री ना होते हो। सरकारी तंत्र का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से शोषण करते हैं सरकारी। मैडम असत क्यों बोल रही है? आपके कार्यकर्ता तो रूटीन का भी टोल नहीं देते, आपके कार्यकर्ता तो रूटीन का भी टोल नहीं देते, डेली खबरें आती है, क्या असत बोल रही है? कराना है और वहाँ की पंचायत में अगर कोई साथी छूट गए हैं और उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट कराना है, उसी काम के लिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित। चलिए ठीक है, और वही कोऑर्डिनेशन विजेंद्र रेड्डू जी के पास जाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है जी, विजेंद्र रेड्डू जी, ये विषय जो है ये एक अलग जगह पे गया, क्योंकि मैं तो दोनों चीजों को जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि कांग्रेस के भी अपने कार्यक्रम हैं। कांग्रेस के अपने कार्यक्रमों से पहले जो बयानबाजी होती है, लेकिन विद्रोही जी हर बार ये कह देते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं कि हमारे यहाँ एक शैली है, चुनाव आता है सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये फॉर्मूला आपको ठीक लगता है? ऐसा है, इनकी शैली इनको मुबारक, और भगवान करे ये शैली कायम रहे इनकी, और रहनी भी। 31 सीट आई थी शैली से। हाँ, 31 सीट क्यों आई थी वरुण जी? 31 सीट इसलिए आई थी कि उस टाइम इनेलो में फूट होगी, और इनेलो का जो वोटर था उसने इसी शैली के चलते हरियाणा में आप कभी सत्ता में नहीं आए बिना भाजपा के सहयोग से। और अगर मेरी बात गलत हो तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, क्या कांग्रेस की शैली हरियाणा में ऐसी नहीं रही है और आप अकेले सत्ता में भी नहीं आ पाते थे? हमारी शैली है, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। हम कोई देखिए ऐसी बात नहीं, मैंने आपकी हम तो स्वीकार कर रहे हैं सर, आपकी शैली को आपको मुबारकबाद दी है, और भगवान से प्रार्थना भी की है कि आपकी शैली बनी रहे ये। और जहां तक 2019 की बात है, जो आप 31 सीट लेकर के इतने गुमान में आ गए हो, वो उसका कारण ये था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में फूट हो गई, और वोटर ने कहीं ना कहीं ये बना दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विभाजन होने के कारण शायद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी को हरा ना पाए, इसलिए कांग्रेस को बना के देख लो। लेकिन कांग्रेस ने 31 सीट लेने के बाद भी प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि आपने भाजपा की हर नीति का जो विरोध करना चाहिए कहीं भी आए। भाजपा के साथ तो आप है विजेंद्र जी, आप जब भी चुनाव, राज्यसभा की चुनाव हुआ आपने भाजपा को वोट दी, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ आपने भाजपा को वोट दी, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ आपने भाजपा को वोट दी। आप भाजपा की वोट देते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं, भाई आश्चर्य है आपका। अपन देने से सरकार का विरोध नहीं माना जाता। विरोधी आप इतने कैसे नहीं माना जाता? अगर आप भाजपा के साथ खड़े, भाजपा को वोट देते हैं, तो आप बाइकाट कर सकते हैं, आप वॉकआउट कर सकते हैं, आप अब्स्टेन रह सकते हैं, पर आप तो भाजपा को वोट देते हैं, फिर आप भाजपा विरोधी कैसे हैं? आप विजेंद्र रेड्डी जी पहले ये फैसला कर लीजिए, आप राजनीतिक रूप से भाजपा के समर्थक हैं या भाजपा के विरोधी हैं? दूसरी बात,
देखिए वरुण जी, अब चलो वरुण जी को गुस्सा आना तो जायज बात है, क्योंकि सच्ची बात आती है तो गुस्सा आ ही जाता है। अब मैं कहना चाहूंगा नेहा जी कहते कि हम गुस्सा नहीं सर, गुस्सा नहीं, आप क्यों गुस्सा होगा मैं? बड़े आप क्यों गुस्सा होगा? अच्छा ठीक है, अब विजेंद्र जी बोलेंगे। एसपी को नोडल अधिकारी क्यों लगा रहे हो? आपने जनसंपर्क कार्यक्रम भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाए, वो भी पुलिस के साए में किए, और अब आप यात्रा भी पुलिस के साए में करने जा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस कहाँ झलक रहा आपका इसमें? दूसरी बात, शर्म की बात, प्रदेश के लिए शर्म की बात है। प्रदेश को देश में नीचा दिखाने का आपने काम किया आपकी सरकार ने नेहा जी। जब हाई कोर्ट ने कितने दुखी मन से 5 लाख का जुर्माना सरकार के ऊपर इस वजह से लगाया कि आज हमारी लड़कियों के लिए विद्यालयों में शौचालय नहीं है। जब 5 लाख आपकी सरकार इसलिए लगाया गया कि लड़कों के लिए विद्यालय नहीं हो, विद्यालय में बिजली कनेक्शन नहीं है, तो आपकी कार्य प्रणाली माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कर दी के सामने आपके सिर्फ जुमले हैं, ग्राउंड स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। आप पुलिस के साए से बाहर निकल के रैलियां करोगे तो आपको कोई गुजरे भी नहीं देगा। दूसरी बात, वो तो नेहा जी ने पहले ही मान ली कि भाई साइंस भी फेल हो जाता है, रैलियां भी फेल होंगी, और इसलिए इन्होंने पहले ही आज आपकी लाइव डिबेट में कह दिया कि कोई फेल हो जाता है तो साइंस भी फेल हो जाता है, तो हमारी तो क्या बात है। नहीं, भावनाएं तो बनी रहती है ना। हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुए, हमारी शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन हुए पूरे हरियाणा में, बिना पुलिस के साए में हुए। चलिए रुकिए भाई, निवान का टाइम है। नहीं ऐसे नहीं, अब निवान की बारी है, रुक जाइए। नहीं रेणु जी प्लीज, निवान शर्मा जी सर। देखिए अभी मैडम ने एक बहुत ही क्रांतिकारी इंफॉर्मेशन हमें दी है कि किस तरह से इन्होंने बताया कि मोदी जी सिर्फ 2 घंटा सोते हैं। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जानना देश के लिए कि 2 घंटा सोते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, लेकिन ये इसी पॉलिटिकल गुब्बारे की बात मैं कर रहा हूं। ये देश चांद पे पहुंच गया, उसका क्रेडिट भी चाहते हैं। सेना ने अगर कोई ऐसा काम किया है जो सेना को क्रेडिट मिलना चाहिए, ये उसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे आके झंडा हिला के। ये से हर उस काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं जो इन्होंने नहीं किया, लेकिन जनता ने जो इन्हें काम करने के लिए दिया है वो ये नहीं करना चाहते। आज इन्होंने बोला कि हम किसान की आय दुगना कर देंगे, इन्होंने नहीं की। इन्होंने बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने बोला कि अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई जाने वाली है, महंगाई नहीं गई, आज भी महंगाई है। मुझे बोलने दीजिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज बोलने दीजिए। हाँ, उसके बाद इन्होंने किया क्या? इन्होंने केवल और केवल सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की कोशिश की है। ये कानून नहीं मानते हैं और ये अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं। इन्होंने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं वो सुप्रीम पावर हैं, लेकिन इन्होंने एक पावर का मिसयूज करते हुए ये ऐसा कानून लेके आए जिससे इन्होंने दिल्ली सरकार को बिल्कुल ही एक वीक करने की कोशिश की और सारी पावर्स छीन ली। ऐसी सरकार के खिलाफ आज पूरे देश को सामने आने की जरूरत है। एक ऐसी सरकार जो देश से डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती है, लोगों को सामने आने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया और इनके पास कोई विजन नहीं है देश के लिए। चलिए अब समय दिया मैंने पूरा। जी नेहा जी 30 सेकंड आपके। मैं सिर्फ इतनी बात नवीन जी से पूछना चाह रही हूँ, क्या देश में केवल और केवल ईमानदारी के पुतले के नाम पर केवल अरविंद केजरीवाल जी बचे हैं? पूरी दुनिया और सभी नेता जो है वो सब झूठे हैं, सभी पार्टी झूठी है, केवल अरविंद केजरीवाल जी सच्चे और ईमानदार नेता बचे हैं। उनके कितनी बार गुब्बारे ऑनलाइन इंटरनेट पर फूटते हैं, आप भी जानते हैं। यमुना का जल साफ हो गया, सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, पहुंच गया है, पीने का पानी पहुंच गया है, दिल्ली साफ स्वच्छ हो गई है, देश में केवल एक बात आप मानते हैं इस बात को? आपकी 2 सरकारें नहीं किया, ये तो बड़ा दिल आया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने आपको पंजाब की सरकार को लताड़ा, फिर भी आपको समझ नहीं आया। दिल्ली जो है, दिल्ली की सरकार कर्ज में डूब रही है, फ्री की आप नारे लगाए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं निवान जी? सिर्फ और सिर्फ झूठे आंकड़े दे रहे हैं। दिल्ली सरकार पे कोई कर्ज नहीं है मैडम। 3 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो हरियाणा पर है। आप झूठ बोलना बंद करिए। दिल्ली में जरा एक बार गरीब बस्ती में जाकर देखिए, आपके जो
जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसके फरकच्चे उड़ चुके हैं, चलिए उसका शेड तक उतार कर ठीक लोग है ले गए हैं। नेहा जी, आपको 100 एक साल जगह लग जाएंगे बताऊं, दिल्ली वहाँ में ठीक है। विकास हाँ जी, करने में। विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट एक मिनट। कोई नया अस्पताल बनाया मैं नहीं, तब भी कोई नहीं नया बताएंगे आप। अस्पताल आपने बनाया जानकारी नहीं, देना इतने चाहता झूठ हूँ। के बारे में ईमानदारी गया जानकारी कि एडवर्टाइजमेंट 1993 से लेकर 2024 तक 23 तक दिल्ली में किसी की भी सरकार रही हो, दिल्ली के अंदर हर सरकार लाभ में रही है और सबसे ज्यादा लाभ 8,000 करोड़ रुपए का कांग्रेस के जमाने में होता था। अब तो 2,000। दिल्ली में कभी घाटा रहा ही नहीं है, किसी की भी सरकार रही हो। नहीं सर, लेकिन सर दिल्ली में सब कुछ मुफ्त नहीं था ना पहले सर। चलिए मैं वो नहीं कह रहा, प्रॉफिट मैंने रहे केवल ये कहा कि अभी मैंने ये नहीं कहा, योजनाएं पहले भी थी, आपके अपनी अधिकार है। मैं आपको फ्लाईओवर कोई 700 नहीं करोड़ दे रहा। में बनते थे, वो ठीक है। 250 करोड़ में हमने बनाए, ये समय से पहले कंप्लीट किए हैं, ये डिफरेंस है सर। बस थोड़ा सा मैं आपकी इंफॉर्मेशन और दुरुस्त कर रहा हूँ भैया सर। रिवेन्यू भी तो बढ़ा है, आप बताइए, पुराने जमाने के मुकाबले में रिवेन्यू भी तो बढ़ा है। चलिए, ठीक आप है। दोनों बातों को एक साथ ये एक अलग विषय है जिस पर फिर चर्चा करेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यात्राओं का और रैलियों का समय शुरू होने वाला है, जितनी होंगी उतना सियासी अखाड़ा यहां सजेगा। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।